हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम एक्सेप्टेड। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी 2023 में जो अभी एग्जाम चल रहे हैं। 19 जनवरी को चारों शिफ्ट में पूछे गए मैथ के क्वेश्चन इंक्लूड हैं, जो कि कुछ स्टूडेंट ने व्हाट्सएप में क्वेश्चन भेजे हैं। देखिए यहाँ पर 26 क्वेश्चन हमें मिले हैं मैथ के, जो कि आपके 19 जनवरी को शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए चारों शिफ्ट में। ये मुझे एग्जैक्ट पता नहीं कौन सा क्वेश्चन किस शिफ्ट में आया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा हुआ है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। किस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं इसका भी आपको पता लग जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चनों को। ए और बी सी मिलकर एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए बी से 50% अधिक दक्ष है और बी से सी जो है 50% अधिक दक्ष है, तो बी अकेले इसी काम को कितने दिनों में या कितने समय में पूरा कर लेगा। तो देखिए यहाँ पर कह रहा क्वेश्चन में ए प्लस बी प्लस सी एक काम को जो है वो 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। फिर यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि बी से अधिक है ए, अधिक कौशल है। तो यहाँ पर देखिए ए जो है बी से कितना अधिक है, 50% अधिक है। तो हमने बी को 100 माना, तो ये यहाँ पर हो जाएगा ए हो जाएगा 150। तो यहाँ से देखिए काट होगा, ये हो जाएगा आपका 3/2। फिर यहाँ पर कह रहा है कि बी जो है सी से 50% अधिक दक्ष है। तो यहाँ पर बी जो है सी से कितना अधिक है, तो हमने सी को माना 100 है, तो ये भी आपका 150 हो जाएगा। तो यहाँ से काट होगी, ये हो जाएगा 3/2। अब यहाँ पर देखिए आप यहाँ से निकाल सकते हो ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात निकाल सकते हो। तो यहाँ पर देखिए दे रखा है आपको 3/2 ए बी का है और बी सी का कितना है 3 यहाँ भी 2 है। तो ऐसा कीजिए आप शॉर्ट में निकाल सकते हो। 3 को 9, ये आपका 9 ए का अनुपात होगा। 3 दूनी 6, तो ये बी का होगा। और 2 दूनी 4, तो यहाँ पर तीनों का अनुपात रेशियो निकल के आ गया। जो रेशियो निकला है ये आपका इफ़िशेंसी क्षमता का अनुपात निकला है। तो यहाँ पर देखिए ए का कितना निकला है 9 निकला है, और बी का निकला है 6 इफ़िशेंसी, सी का निकला है 4। तो यहाँ पर देखिए ये तीनों मिलकर 8 दिनों में कर रहे हैं काम, और इनका तीनों का इफ़िशेंसी कितना है क्षमता। तो जोड़ लीजिए यहाँ पर 9 6 15 और यहाँ पर 4 19 हो जाएगा। ठीक है, देखिए तीनों का यहाँ पर इफ़िशेंसी 19 है, तीनों मिलकर 8 दिनों में काम कर रहे हैं। गुणा कर दोगे आपस में तो आपका टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। काम कितना यूनिट है, तो यहाँ पर 9 8 72 7 15, तो 152 टोटल काम है। अब क्या पूछा है, बी अकेले इसी कार्य को कितने समय में पूरा कर लेगा। तो बी का इफ़िशेंसी यहाँ पर देख पा रहे हो कितना है, बी का इफ़िशेंसी है 6। तो 6 का भाग लगा दीजिए आप कितने में 152 में। 152 में 6 का भाग लगाओगे तो यहाँ पर आपका अनुपात में आएगा, यानी रेशियो में आएगा। रेशियो का मतलब दशमलव में आएगा। तो 6 दूनी 12, कितना बचा 3 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, तो यहाँ पर हो जाएगा 25 सही 2/6। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा जिस ऑप्शन में दिया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, 3 संख्याओं का अनुपात 3:2:5 है और उनके वर्गों का योग 8550 है। उन संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए 3 संख्या दे रखी है, इसको मान लेते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी। इनका अनुपात दे रखा है 3:2:5 दे रखा है। अब यहाँ पर कह रहे हैं इनके वर्गों का योग। तो यहाँ पर 3 का वर्ग कितना होता है 9 होता है, 2 का 4 होता है, 5 का 25 होता है। तो यहाँ पर जोड़ दो कितना हो जाएगा, ये 9 13 38 हो जाएगा टोटल। और यही 38 प्रेजेंट करेगा किसको 8550 को। तो यहाँ से काट दोगे 38 दूनी कितना होता है 76, और ये 76। अब यहाँ पर कितना बचा 5, तो 5 7 45, ये 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 225 आ गई। अब क्या पूछा है, उन संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो इन संख्याओं का योग कितना हो रहा है, ये कितना 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 2250 होगा आपका आंसर, जिस वाले ऑप्शन में दे रखा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 18:12 का तृतीय अनुपात क्या होगा। तो तृतीय अनुपात का फॉर्मूला होता है B²/A होता है। तो यहाँ पर देखिए 18 होगी ए और ये होगी बी, तो कुछ नहीं करना था। यहाँ पर 12 × 12/18। तो यहाँ से देखिए काटोगे 6 दूनी 12 चित्ती 18, और यहाँ से काटोगे 4, गुणा कर दोगे 4 दूनी 8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, और छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 18 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 28, 36 और 45 से पूर्णतः विभाज्य है।
जो कि यहाँ पर कह रहा है 28, 36 और 45 से पूर्णतः विभाज्य है। तो इनका ले लेना है आपको एलसीएम, लास्ट ले लेना है। तो यहाँ पर देखिए 2 से दोगे 14 और यहाँ पे 18 और यहाँ पे 45। फिर यहाँ पर देखिए 2 से दोगे तो 7 14 2 8 16 2 18 होगा, 2 18 और यहाँ पे 45। फिर यहाँ पर देखिए डायरेक्ट आप 9 से दीजिए तो 7 तो जाएगा नहीं, 9 कम 9, 9 पना 45। अब यहाँ पे गुणा कर दीजिए, गुणा करोगे 5 से 35 और यहाँ पे हो जाएगा आप कितना 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, मल्टीप्लाई 36 कर दोगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 6 पंचे 30, 3 18 3 21, मल्टीप्लाई करोगे 5 3 15 1 आंसर और 10 जोड़ दोगे तो यहाँ पर 0 6 2 और 1 तो 1260 निकला है आपका एलसीएम। क्या निकला एलसीएम, ये कह सकते हो लासा। अब यहाँ पर कह रहा है 18 जोड़ने पर, 18 जोड़ने पर कह रहा है तो 18 घटा दीजिए बस इसी में से, आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 2 और यहाँ पे बचेगा आपका कितना 4 और 12, तो 1242 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा और छोटी छोटी संख्या। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक वस्तु 425 रुपये में खरीदी जाती है और 550 रुपये में बेची जाती है तो उसका लाभ प्रतिशत लगभग कितना होगा। तो सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर आपका सीपी क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य आपका 425 है और आपका एसपी यानी सेलिंग प्राइस कितना है 500 है। तो इन दोनों का देखिए अंतर कितने का है 75 का अंतर है। गणना हमेशा करते हैं हम सीपी पे, तो सीपी कितना है 425 है, परसेंट में ज्ञात करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, बस इसको आप निकाल लीजिए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 21 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर है, उस वृत्त का क्षेत्रफल दशमलव के एक स्थान तक सही कितना होगा जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के अंतर के बराबर है। तो देखिए यहाँ पर दो यहाँ पर वृत्तों की त्रिज्याएं दे रखी हैं, तो यहाँ पर वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर होती है। इसको मान लेते हैं R1 माइनस का 2 पाई R2 बराबर होगा यहाँ पर क्या रहे जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के बराबर, तो इसको मान लेते हैं 2 पाई R बराबर कर दी। अब यहाँ पर देखिए हम 2 पाई कॉमन कर लेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे बचेगा R1 माइनस के I2 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 पाई R और यहाँ से 2 पाई R ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे एक त्रिज्या कितनी है 25 और एक कितनी 21 है, तो यहाँ पे 25 माइनस 21 बराबर होगा आपका R, तो यहाँ से त्रिज्या निकल के आ जाएगी आपकी 4 सेंटीमीटर। अब क्या ज्ञात करना है आपको, क्षेत्रफल ज्ञात करना है वृत्त का। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई R² होता है वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो पाई का मान हम नहीं रखते यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 को 16, तो ये हो जाएगा आपका 16 पाई। पाई का मान भी रख सकते हो आप लोग, जो भी ऑप्शन में दे रखा हो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाई का मान रख दोगे तो आपका दशमलव में आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं एक वस्तु को 18% की हानि पर बेचा गया, यदि उस वस्तु को 2475 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 12% का लाभ प्राप्त होता, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर कह रहे हैं 18% की हानि पर बेचा जा गया, 18% की हानि पर बेचा गया, तो यहाँ पर कह रहा है 12% का लाभ प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखिए जब भी क्वेश्चन में आपसे कहे अधिक में बेचा जाता, कम में बेचा जाता या वृद्धि होती है कमी होती है, तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए 18% की हानि हो रही है और 12% का लाभ हो रहा है, तो जोड़ दीजिएगा। देखिए यहाँ पर आपको हानि हो रही है और यहाँ पर लाभ, तो जोड़ दीजिएगा। यदि हानि और हानि हो तो घटा दीजिएगा, लाभ और लाभ हो तब भी घटा दीजिएगा। यहाँ पर देखिए लाभ और हानि हो तो जोड़ना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर जोड़ दोगे 18 और 12 कितना हो जाएगा 30% प्रेजेंट करेगा किसको 2475 को। तो यहाँ से देखिए परसेंटेज को हटाओगे तो यहाँ पर 00 आ जाएगा और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 से काटोगे 8 या 24 और 3 दूनी 6 3 5 15 और यहाँ पर 0, तो एक यूनिट की वैल्यू निकली यहाँ पर 8250। ये जो निकला है ये आपका सीपी निकला है। आपसे विक्रय मूल्य पूछा है, सेलिंग प्राइस पूछा है, तो यहाँ पर क्या रहा है कि 18% की हानि पर बेचा जाता, 18% की हानि होगी तो यहाँ पे बचेगा आपका कितना 82 बटे 100, बस इससे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, 5 से काटोगे 5 एकम 5 6 पंचे 30 और 5 25 और यहाँ से काटोगे 5 दूनी 10, 2 से काटोगे 41, बस 41 का मल्टीप्लाई करना है आपको 165 में, तो आपका सेलिंग प्राइस एसपी निकल के आ जाएगा। 165 में मल्टीप्लाई करना है 41 का, तो यहाँ पे हो जाएगा 165
5 को 20, 2 6 को 24, 24 26 2 कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पे 5 6 और यहाँ पे 7 और यहाँ पे 6, तो 6765 क्या होगा आपका सेलिंग प्राइस, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, ए और बी मिलकर किसी कार को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी मिलकर इस काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए की दक्षता सी की दक्षता से दोगुनी है तो बी अकेले इसी काम को पूरा करने के लिए कितने दिनों का समय लेगा। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन में कि ए प्लस बी जो है 24 दिनों में करते हैं किसी काम को, और यहाँ पर बी प्लस सी जो है वो 30 दिनों में पूरा करते हैं। तो यहाँ से देखिए आप लासा ले लीजिए इन दोनों का, तो आपका टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। या फिर 24 को और 30 को एक ही पार्ट से कट रहे हैं, किससे कटेंगे 6 से, 6 को 24 और 6 पंचे 30। देखिए जो टाइम होता है वो हमेशा इफ़िशेंसी का मतलब होता है क्षमता का उल्टा होता है। तो यहाँ पर आपका 5 यहाँ पर हो जाएगा, 4 यहाँ पर, आप गुणा कर दीजिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 120। तो आपका टोटल वर्क निकल के आ गया। ये कहाँ से आ गया 120। ए बी प्लस सी जो है वो 30 दिन में काम कर रहे हैं और बी और सी का एफिशिएंसी कितना है 4 है, मल्टीप्लाई कर दोगे 120। चाहे आप ऐसा कर लीजिए, ए और बी जो है वो 24 दिन में कर रहे हैं किसी काम को, और ए और बी का एफिशिएंसी कितना है 5, गुणा कर दोगे तब भी दोनों कंडीशन में जो टोटल वर्क होता है, काम कितना यूनिट है वो हमेशा सेम आता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या रहा है कि ए की दक्षता सी की दक्षता से दुगनी है, ए की दक्षता सी की दक्षता से कैसी है दुगनी है, तो यहाँ पर दुगनी है। अब यहाँ पे पूछा है बी अकेले उसी काम को पूरा करने में कितना समय लेगा। तो देखिए यहाँ पर हमें बी और सी की इफ़िशेंसी कितनी है 4 है, बी और सी की इफ़िशेंसी 4 यूनिट है। हमें सी की दे रखी 1 दे रखी यहाँ पर, तो यहाँ पर पुट कर दोगे तो बी की अकेले कितनी निकलेगी, बी की निकलेगी 3 निकलेगी। अब क्या पूछा था बी अकेले, तो काम कितना है 120 है, बी का यहाँ पर इफ़िशेंसी कितनी है 3 है, तो 120 में 3 का भाग लगा दीजिए, तो यहाँ से काटोगे 40, तो बी करेगा 40 दिन में। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 40 डेज, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बी किसी कार को पूरा करने के लिए ए द्वारा लिए गए दिनों की संख्या का 5 गुना लेता है। एक साथ काम करके बे 15 दिनों में पूरा कर लेते हैं या कर देते हैं। उसी काम को पूरा करने के लिए ए अकेले कितने दिन में कर लेगा। देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहे हैं बी किसी कार्य को पूरा करने के लिए ए द्वारा लिए गए दिनों की संख्या का 5 गुना लेता है। तो यदि ए ने 1 दिन लिया होगा तो बी ने कितना लिया होगा 5 दिन, यही तो कह रहा है 5 दिन लेता है। देखिए यहाँ पर जो अनुपात ये दे रखा है ये आपका समय का अनुपात है, और मैंने आपको बताया है कि समय जो होता है वो हमेशा इफ़िशेंसी का उल्टा होता है। तो यहाँ पर देखिए ये समय का अनुपात दे रखा है, तो यहाँ पर आपका 5 होगा और यहाँ पर 1 होगा, इफ़िशेंसी उल्टी होती है हमेशा समय की। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि बी मिलकर 15 दिनों में काम करते हैं, यानी ए प्लस बी मिलकर 15 दिनों में काम को करते हैं। इन दोनों का इफ़िशेंसी कितना हो रहा है, दोनों का मिलकर 6 यूनिट हो रहा है, 5 और 1 6। अब यहाँ पर देखिए ए प्लस बी जो है वो 15 दिनों में काम कर रहे हैं और दोनों का इफ़िशेंसी कितना है 6, गुणा कर दोगे 15 छक्का 90, तो ये आपका निकलेगा टोटल वर्क, काम कितना यूनिट है, तो यहाँ पे 90 यूनिट। अब क्या पूछा था ए अकेले कितने दिनों में काम कर लेगा, तो ए का एफिशिएंसी कितना है 5 है, 5 का भाग लगा दीजिए 90, 18 पंचे 90, तो ए करेगा 18 दिन में। 18 दिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका है, यदि 51 x 72 और समान अनुपात में है तो आपका मध्य अनुपात ज्ञात करना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है 51, x, 72, यहाँ पर 96, ये आपके समान अनुपात में है। तो यहाँ पर देखिए समान अनुपात में हो तो आपका इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 72 मल्टीप्लाई x बराबर 51 मल्टीप्लाई 96, ये बराबर होता है। तो यहाँ से देखिए 12 से काटो, बरचंग 72 और 12 8 96, यहाँ से काटोगे 2 3 6, 2 चौको 8 और 3 से काटोगे यहाँ पर 17, गुणा कर दोगे यहाँ पर तो x बराबर निकलेगा आपका 68। ठीक है, अब x का वैल्यू 68 है तो यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, दोगुना 8 दूनी 16 खांसल, ये हो जाएगा 144 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका
3 81 हो जाएगा, 81 हो जाएगा। अब 144 और 81 का निकालना है मध्य अनुपात, और मध्य अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट के अंदर a इंटू बी होता है फॉर्मूला मध्य अनुपात का। तो यहाँ पर देखिए 144 और 81 का आप रूट करोगे तो क्या हो जाएगा, 144 जो होता है 12 का वर्ग होता है और 81 जो होता है वो 9 का वर्ग होता है, मल्टीप्लाई कर दोगे तो 12 नंबर 108, 108 करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए ए और बी का अनुपात दे रखा है, बी और सी का अनुपात दे रखा है, ए बी सी का अनुपात ज्ञात करना है तो निकाल लीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कोई व्यक्ति 1000 मीटर लंबा पुल 6 मिनट में पार कर सकता है या कर लेता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पर डी बराबर एस टी फॉर्मूला होता है, डी यहाँ पर डिस्टेंस, एस यहाँ पर स्पीड और टी यहाँ पर टाइम। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है आपकी 1000 मीटर और यहाँ पर टाइम कितना है 6 मिनट का है। अब यहाँ पर देखिए मिनट में दे रखा है, इसको चेंज करोगे किसमें, सेकंड में, सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ से हम निकालेंगे स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट, ये कटेगा नहीं, तो स्पीड बराबर इसको ऐसे लिख लेते हैं 100/36। अब यहाँ पर ये मीटर प्रति सेकंड में निकला है, हमें ज्ञात करना है किलोमीटर प्रति घंटा में। किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करने के लिए किससे गुणा करते हैं, 18/5 से 18/5 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 18 दूनी 36 और यहाँ से काटो 10 से 10 बचा कितना 10, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी क्या होगी, स्पीड होगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि के लिए 5% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितना है, 25 रुपया है। तो धनराशि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है डी, डी यहाँ पर क्या होता है, डिफरेंट बराबर प्रिंसिपल R/100 और यहाँ पे होता है टाइम। तो यहाँ पर देखिए डी क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर कितना है, 25 रुपया दे रखा है। ठीक है, और प्रिंसिपल रेट परसेंट कितना है, रेट परसेंट यहाँ पर आपको दे रखा है 5% और यहाँ पे 100 टाइम कितना है 2 वर्ष का है। तो चलिए यहाँ से देखिए काटोगे पंचों को 20, 20 का होल उसका कितना होता है 400, 400 का मल्टीप्लाई 25 में करोगे तो P बराबर 25 मल्टीप्लाई 400 करोगे कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। 25 को 100, 10,000 हो जाएगा आपका प्रिंसिपल। करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे 23 छात्रों का औसत भार 53 किलोग्राम दर्ज किया गया था। एक शिक्षक का भार भी शामिल करने पर औसत भार में 100 ग्राम की वृद्धि हुई, तो शिक्षक का भार किलोग्राम में ज्ञात कीजिए। तो सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर कह रहे कि एक शिक्षक का भार भी शामिल कर लिया जाता है तो औसत भार में 100 ग्राम की वृद्धि होती है। अब यहाँ पर देखिए ये आपको किलोग्राम में दे रखा है और 100 ग्राम की वृद्धि हो रही है, तो हम इसको पहले चेंज करेंगे किलोग्राम में, और किलोग्राम में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। अब यहाँ पर देखिए पहले जो छात्र थे वो कितने थे, 23 थे, लेकिन जहाँ में एक शिक्षक और शामिल हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे टोटल आपके 24 हो जाएंगे। 24 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पर देखिए एक जीरो नीचे बचा था आपका, तो ये हो जाएगा आपका 2.4, ये आपका निकला है किलोग्राम में। अब क्या पूछा है, शिक्षक का किलोग्राम भार में ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए पहले औसत कितना था 53, और 53 में आप जोड़ दीजिएगा 2.4 किलोग्राम जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4.55 kg, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, एक वृत्त की परिधि, तो परिधि कितनी है 2πr, जो कि एक वर्ग की परिमाप, परिमाप क्या होता है 4a। अब यहाँ पर देखिए व्यास आपको दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी होगी 7 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है, त्रिज्या आपको 7 दे रखी है, तो यहाँ से निकाल लेंगे भुजाम, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से 2 दूनी 4 यहाँ से काटोगे 11, तो यहाँ पे भुजा निकल के आ गई आपकी 11 सेंटीमीटर। कितनी 11 सेंटीमीटर निकल के आ गई। अब क्या पूछा है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है a² होता है, तो क्या करना था आपको 11 का होल स्क्वायर करना था, कितना 121 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 50 मिनट तक 5 किलोमीटर की चाल से चलने पर एक छात्र अपने विद्यालय निर्धारित समय से 10 मिनट बाद पहुंचता है। समय पर विद्यालय पहुंचने के लिए छात्र की चाल कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला होता है डी बराबर एस टी, फॉर्मूला होता है डी यहाँ पर डिस्टेंस, एस यहाँ पर स्पीड और टी यहाँ पर टाइम। तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस निकाल सकते हैं हम लोग,
तो यहाँ पर स्पीड कितनी है 5 किलोमीटर, और यहाँ पर टाइम कितना है 50 मिनट का। इसको चेंज करेंगे, मिनट को मिनट में दे रखा है तो घंटे में चेंज करेंगे, 50 मिनट को 60 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर आपका बचेगा 25/6। ये डिस्टेंस निकली है, इसको ऐसे लेने देते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है 10 मिनट बाद पहुँचता है, तो यहाँ पर देखिए D बराबर ST फिर लगा देंगे फॉर्मूला। डिस्टेंस अब हमें मालूम है कितनी है 25/6, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए टाइम हमें कितना दे रखा था 50, कह रहा है 10 मिनट बाद, ठीक है 50 मिनट था, तो यहाँ पर बाद कह रहा है हमें सही समय पे पहुँचना है, तो 50 में से हम 10 मिनट को घटा देंगे, कितना 40, तो यहाँ पे हम 40 से डिवाइड कर देंगे। अब ये मिनट में दे रखा है, मिनट में हम चेंज करेंगे इसको मिनट से घंटे में, घंटे में चेंज कर लेंगे, 60 से डिवाइड करते हैं, 60 से डिवाइड करोगे नीचे तो आपका ये 60 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से आपका स्पीड निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 से 6, और यहाँ पे आपका बचेगा 6 को 24, 6 को 24 दशमलव 4 दूनी 8 और 5 को 20, तो ये आपकी स्पीड होगी 6.25 किलोमीटर प्रति घंटा। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, उतनी ही धनराशि को स्वयं की 4 गुनी होने में कितना समय लगेगा। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है 5 वर्षों में कितनी दोगुनी हो जाती है और उतनी धनराशि स्वयं की 4 गुनी कितने समय में होगी। तो यहाँ पर T2 कितने समय में होगी 4 गुनी कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 लिखा हुआ है, 4 को हम 2 के रूप में ले सकते हैं। कैसे लिखेंगे, 2 की पावर हम 2 ले सकते हैं, 4 को नहीं ले सकते, हाँ ले सकते हैं। तो इसको 4 को हटा दीजिए यहाँ से। हमें याद करना है T2 का मतलब कितने समय में हो जाएगी। तो यह कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देखिए जो पावर लगा हुआ है 2 का सीधा मल्टीप्लाई कर देना है आपको 5 में, 5 दूनी 10, तो T2 बराबर हो जाएगा 10 वर्षों में हो जाएगी, 10 वर्षों में हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 10 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है 39,000 की धनराशि को ABC में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A का हिस्सा B के हिस्से का 1/3 और B को C के हिस्से से 20% अधिक धनराशि मिलती है, तो A का हिस्सा क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 39,000 की धनराशि को ABC के रूप में विभाजित किया गया है। फिर यहाँ पर कह रहा है A का हिस्सा जो है B के हिस्से का 1/3 है, यही तो कह रहा है। तो B को आप इधर ले आओगे तो A/B अनुपात हो जाएगा 1/3, AB का अनुपात निकल के आ गया। फिर यहाँ पर कह रहा है B को C से 20% अधिक मिला है, तो C को यदि हमने माना 100 तो इसको कितना मिलेगा 120 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर काटोगे 6:5 निकला यहाँ पर, तो यहाँ से निकाल सकते हो A अनुपात B अनुपात C निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, देखिए A और B का कितना है, यहाँ पर AB का है 1:3 है और BC कितना है 6:5 है। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, 6 कम 6, A का निकल के आ गया 36 18, ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे तिरछा तो B का निकल के आ जाएगा 5 या 15। तो यहाँ पर A और B और C का अनुपात निकल के आ गया। इनको ऐड कर देंगे कितना वो हो जाएगा, टोटल अनुपात कितना हो जाएगा 39% करेगा किसको 39,000 को। तो यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 1000। तो क्या पूछा है A का हिस्सा, तो A का हिस्सा कितना है यहाँ पर 6 है, तो 6 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर A का होगा 6000। करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है एक खुदरा व्यापारी ने 850 रुपये में एक ट्रैक सूट खरीदा, उसका ऊपरी ओवर हेड खर्च 50 रुपये है। यदि वह ट्रैक सूट को 1170 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए एक ट्रैक सूट को उसने खरीदा कितने में, उसका CP है 850, लेकिन उसने उस ट्रैक सूट ढीला था, उसने उसके ऊपरी हेड में या ऊपरी उसके खर्चे में 50 रुपये और खर्च कर दिए, तो 50 को और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 900। देखिए ये पहले जो उसने ख़रीदा था कितने में 850 में, लेकिन वो एक्चुअल आपका क्रयमूल्य नहीं था। ये आपका जो 900 है ये आपका एक्चुअल क्या है, एक्चुअल CP यानी क्रयमूल्य है ये वाला, ये नहीं है आपका, क्योंकि उसने उस सूट में कितना 50 रुपये और खर्चा किया है, ठीक है। फिर यहाँ पर कह रहा है यदि उसने ट्रैक सूट को कितने रुपये में बेचा है, सेलिंग प्राइस कितना है आपका 1170। तो इन दोनों का देखिए अंतर कितने का अंतर है 270 का अंतर है। गणना हमेशा किस पे करते हैं CP पे, CP कितना है 900, 900 को रखेंगे नीचे, परसेंट में ज्ञात करना है तो 100 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 9 से काटोगे 9 27, तो 30% का क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है
60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी ए बिजली के खंभे को 15 सेकंड में पार करती है। ए सामने से आने वाली 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही रेलगाड़ी बी को 19 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी बी की लंबाई कितनी होगी मीटर में ज्ञात करना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला मैंने आपको बताया D बराबर एस टी फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर स्पीड रहेगी इसकी। अब यहाँ पर देखिए जो हमें टाइम दे रखा है वो सेकंड में दे रखा है, तो हम ऐसा करेंगे स्पीड को चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में, और मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। और टाइम कितना है यहाँ पर 15 सेकंड में पार कर दिए, 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से देखिए 5 से कितने से काटे 3 से काटो, 3 5 15 तो 6 18, और यहाँ से काटोगे 10, गुणा कर दोगे 55 25 और 250, तो यहाँ पर 250 मीटर जो निकली है ये रेलगाड़ी की लंबाई निकली है, ये रेलगाड़ी की लंबाई निकली है 250 मीटर। अब यहाँ पर देखिए जब दो रेलगाड़ी आमने सामने से आती हैं तो उनकी जो डिस्टेंस होती है या रेलगाड़ी की लंबाई होती है वो जुड़ जाती है और स्पीड भी जुड़ जाती है। ठीक है, तो फॉर्मूला तो आपको वही है D बराबर एस टी, यही फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिए एक ही हमें लंबाई पता है, रेलगाड़ी कितनी है 250 प्लस एक्स मतलब यहाँ पे हमने मान लिया रेलगाड़ी बी की लंबाई। तो यहाँ पर हमने कहा है कि जब दो रेलगाड़ी आमने सामने से आती हैं, ठीक है, तो उनकी जो दूरी होती है रेलगाड़ी की लंबाई होती है जुड़ जाती है, वो तब बनती है डिस्टेंस, और उनकी स्पीड भी जुड़ जाती है। तो स्पीड यहाँ पर एक ही कितनी है 60 है, और यहाँ पर कितनी 48 जोड़ दोगे 108 है। 108 जो है वो आपकी स्पीड निकली है किलोमीटर में, तो इसको चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में, और मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। टाइम यहाँ पर कितना है 19 सेकंड में पार कर रही है, तो 19 से मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ से काटोगे 9 दूनी कितना करेगा 9 एकम 9, 9 दूनी 18, और यहाँ पे 9 दूनी 18, और यहाँ से काटोगे 6, यहाँ पर 56 30 और 19 30 57, कितना हो जाएगा 570 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका 250 प्लस एक्स था, 250 प्लस एक्स था बराबर ये 250 आपका यहाँ चला जाएगा, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 320 हो जाएगा, और 320 होगी आपकी रेलगाड़ी बी की लंबाई मीटर में। करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है किसी गोले का व्यास 56 सेंटीमीटर है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर गोले का व्यास 56 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी होगी 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 4πr² होता है, ये होता है वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। जैसे कि यहाँ पर कहा गया पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। देखिए यहाँ पर 4π का मान होता है 22/7, और यहाँ पर आपको त्रिज्या कितनी 28 है, तो 28 × 28। तो यहाँ पर देखिए आपका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा कितना, 7 से काटोगे 7 को 28 गुणा कर दोगे यहाँ पर 16 16 दूरी 32 3 32, यहाँ पर 32 से 3 आएगा 32 और 35। ठीक है, मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक वस्तु का सूची मूल्य 850 रुपये है, इसे इसके सूची मूल्य पर 20%, 15%, X% की 3 क्रमिक छूट देकर 528.87 में बेचा जाता है। एक्स का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर MRP कितना है, MRP आपका 850, पहली छूट आपको दे रखा है 20% की, तो हो जाएगा 80/100। दूसरी कितनी है 15, तो हो जाएगा 85/100। तीसरी कितनी है X% की है, तो उसको लिख देते हैं X/100। अब यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, विक्रय मूल्य आपका है 528.87। तो यहाँ से देखिए काटोगे, ये कटेगा 4 और 5, और यहाँ से काटोगे 17, और यहाँ पे 20, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 से 2 दूनी 4, और यहाँ से काटोगे 17 और 85, और यहाँ पे देखिए दशमलव हटाओगे तो यहाँ पे 0, और 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट। अब यहाँ पे देखिए 17 है और 17 और 2 काट, यहाँ से काट लीजिएगा, ये पूरा कट जाएगा आपका। जो भी एक्स का मान निकलेगा वो 100 में से घटा दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। जो भी एक्स का मान निकलेगा वो 100 में से घटा दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 19 संख्याओं का औसत कितना है 24 है, प्रथम 8 संख्याओं का औसत 26.5 है, अंतिम 12 संख्याओं का औसत 21.5 है। यदि 8वीं संख्या छोड़ दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर 19 संख्याओं का औसत कितना है 24 है, तो 19 को 76, 19 दूनी 38, तो यहाँ पर जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 6 5 और 4, 556 निकला है 19 संख्याओं का औसत। अब यहाँ पर अगर 8 संख्याओं का औसत जो है वो कितना है 26.5, दशमलव हटाओगे तो यहाँ पर 0, 5 से काटोगे 55 25 5 या 15 5 दूनी 10, और यहाँ से काटोगे 4, गुणा कर दोगे 4 या 12 1 हासिल 20 21,
फिर यहाँ पर कह रहा है कि 12 संख्याओं का औसत जो है वो कितना है 21.5 है। तो यहाँ से देखिए दशमलव हटाओगे तो यहाँ पर 10, 5 से काटोगे 5 को 20, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10 और यहाँ से काटोगे 6, गुणा कर दोगे 3 18, 1 हासिल 24, 1 25। इन दोनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा 10, 1 हासिल 7 और 4, 470 हो गया। 470 में से आप ये घटा दीजिएगा यहाँ पर 456, कितना निकलेगा यहाँ पर 14, और 14 जो बच्चा है आपका, और यही 14 को आपको किस में से घटाना है 456 में से घटाना है। घटा दोगे यहाँ पर कितना बचेगा यहाँ पर 2, 4 और 4, 442 बचा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये 442 जो है, अब यहाँ पर क्या कह रहा है शेष संख्याओं का औसत। देखिए 8वीं संख्या को हटा दोगे तो संख्या कितनी थी यहाँ पर 19 थी, तो 8वीं संख्या हट गई, कितनी बची 18। तो 442 में आप 18 का भाग लगा दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा 18 दूनी 36, कितना बचा 36 और यहाँ पे बचा 8, 8 और 2, यही तो बचा 36, 8 और 2 82 बचा है। तो यहाँ पर 18 पंचे 90 आना हो जाएगा, तो 18 चौको 72, 18 चौको 72 दशमलव, और यहाँ पे 72 2 जीरो दशमलव जीरो वाले वालेगा दशमलव के बाद, तो 18 पंचे 90, तो यहाँ पर 24.5 करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिस वाले ऑप्शन में दे रखा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है, यदि उनका महत्तम समावर्तक 14 है तो उनका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देखिए दो संख्याओं का अनुपात कितना है 5:9 है, और उनका HCF कितना 14 है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 5 × 9 × 14, बस आपका आंसर, क्योंकि जो अनुपात होता है वो हमेशा मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाए 9 × 5 = 45, और यहाँ पर 14 चौपा 70 कितना 7, और यहाँ पर कितना 56, और 56 और 7 कितना हो जाएगा 630, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका LCM। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है एक व्यक्ति ने कुछ धनराशि 5% साधारण ब्याज पर उधार ली, यदि 6 वर्षों के बाद ब्याज की धनराशि उधार ली गई धनराशि से 5600 रुपये कम है, तो उधार ली गई धनराशि की गणना कीजिए। उधार ली गई धनराशि की गणना करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 5% है, 6 वर्षों की बात करें तो 6 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 6 पंचे 30% हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कितना कम है 5600 कम है, तो यहाँ पर हम 30% कम कर देंगे 100 से, कितना 70, और यही 70% प्रेजेंट करेगा किसको 5600 रुपये को। ठीक है, तो यहाँ परसेंट हटाओगे तो यहाँ पर डबल जीरो, और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, यहाँ से काटोगे 8 से 56, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 8000, यही होगा आपका प्रिंसिपल मूलधन होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक दुकानदार एक रेफ्रिजरेटर के अंकित मूल्य पर 12% की शुरुआती छूट देने के बाद रियायती मूल्य पर 17% की छूट देता है, यदि अंतिम विक्रय मूल्य 21,912 है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसा क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ, अभी कराया था आपको। देखिए यहाँ पर MRP आपको ज्ञात करना है, अंकित मूल्य, पहली छूट यहाँ पर कितनी है 12 की है, तो 88/100, तो यहाँ पर देखिए दूसरी छूट कितनी है 17, तो जगह 83/100। अब यहाँ पर देखिए आपका विक्रय मूल्य SP कितना है 21,912, तो यहाँ से देखिए काटोगे 4 से काटोगे तो यहाँ पर कटेगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और यहाँ पर 25। अब यहाँ पर देखिए 11, 2 से काटो, पहले 2 से काटोगे तो यहाँ पर 11, और यहाँ पर काटोगे ये 2 2 18, 2 पंचे 10 और 2 छक 12, और यहाँ पर काटोगे 11 से तो 1199, 1199 क्या चाहिए 66। अब यहाँ से ये कटेगा 88 कम 88, 88 दूनी 166, तो 12 बार कटा और गुणा कर दीजिए यहाँ पर, तो आपका MRP अंकित मूल्य निकल के आ जाएगा। कितना निकलेगा यहाँ पर देखिए 100 है और 25 है, 12 गुणा कर दोगे 0 0, 12 पंचे 60, 6 24 और 3, तो 30,000 हो जाएगा आपका MRP, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, चलिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 26 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, जो कि आपके 19 जनवरी को चारों शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे मैथ के। ठीक है, तो और भी क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको करा देंगे, रीजनिंग क्वेश्चन रह गए हैं वो करा देंगे। ठीक है, वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसे लाइक कीजिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।